तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो तुम मेरी एक बात मानो। कल से संबंध बना लो और इससे दो फायदे होंगे। तुम्हें शारीरिक सुख मिलेगा और मुझे एक बच्चा मिल जाएगा, ताकि दुनिया के सामने हमारे परिवार की और मेरी इज्जत बनी रहे। हाँ, अगर तुम्हें कल पसंद नहीं है तो तुम मेरे बड़े भाई महेंद्र से शारीरिक सुख लेकर मुझे बच्चा दे सकती हो। राजू सोनाली की तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए बोला। सोनाली की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह बस सुबक रही थी। उसके मुंह पर ताला सा लग चुका था। वह अपने पति राजू की बात सुनकर आवाक सी रह गई थी। उसे राजू पर गुस्सा आ रहा था, जबकि राजू टकटकी लगाए सोनाली को देख रहा था और उसके जवाब की इंतजार कर रहा था। मगर सोनाली रोए जा रही थी और राजू को नफरत भरी निगाहों से घूर रही थी, जबकि कर्ण कमरे में अर्धनंग अवस्था में एक कोने में खड़ा था। ऐसी ही अवस्था राजू की थी। कमरे में राजू और कर्ण अकेले थे और आपस में संबंध बना रहे थे। तभी उसी अचानक कमरे में सोनाली आ गई तो वह कर्ण व राजू को ऐसी अवस्था में देख स्तंभ रह गई। राजू ने कर्ण की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात, तुमने कुंडी नहीं लगाई थी? कर्ण सोनाली की तरफ कुटिल मुस्कान से देखते हुए बोला, यार भूल गया था। देखो सोनाली, अब तुम सब जान चुकी हो और तो और मेरी मानो तुम भी कर्ण के साथ एंजॉय करो। सच में साले में बहुत दम है। राजू ने सोनाली के कंधे को छूते हुए कहा। जैसे ही राजू ने सोनाली के कंधे को छुआ, सोनाली गुस्से में नागिन सी फुकार मारते हुए राजू का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए कहा, हटाओ अपना हाथ, मुझे घिन आ रही है तुमसे। तुम क्या सोचते हो? जो तुम चाहोगे मैं वही करूँगी और तुम बाहर अपनी मर्दांगनी के कसीदे पढ़ते रहोगे। मैं 1 महीने से चुप थी, शायद तुम अपना इलाज करवा लो और हमारी गृहस्थी सुख से चल पड़े, मगर तुम तो छी, मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी बातों पर। सोनाली गुस्से में बोलती ही जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा चुका था। आपने मुझसे शादी इसलिए की थी कि मैं इस कमीने के साथ? सोनाली कर्ण को गहरी नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए बोली, भाभी आप समझो, मैं राजू की ज़रूरत पूरा करता हूँ, अब आपकी ज़रूरत भी पूरी करूँगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। अंदर की बात अंदर ही रहेगी। और फिर तुम्हें क्या बच्चा नहीं चाहिए? मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो राजू भाई आपको नहीं दे सका है। कर्ण सोनाली की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोला। तड़ाक, कमरे में एक जोरदार आवाज़ गूंजी। सोनाली ने पूरे गुस्से में एक जोरदार तमाचा कर्ण की गाल पर रसीद कर दिया। कर्ण का गाल लाल सुर्ख हो चुका था और ओठों पर सोनाली की चूड़ियाँ लगने से खून निकलने लगा था। निकल जा यहाँ से, वरना मैं आज तेरा क्या हाल करूँगी मुझे भी नहीं पता। तुरंत दफ़ा हो जा यहाँ से। सोनाली शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, तुम क्या सोचते हो मैं रबड़ की गुड़िया हूँ? जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करूँगी, हरगिज नहीं करूँगी। कर्ण कमरे से जाने लगा तो राजू ने उसका हाथ पकड़ते हुए सोनाली की तरफ देखते हुए बोला, सोनाली मान जाओ, पर्दे की बात है, सब ठीक हो जाएगा और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। कर्ण जब तैयार है तो तुम क्यों दिक्कत कर रही हो? भाभी, बड़े शहर के डॉक्टर भी कह चुके हैं राजू भाई का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से नपुंसक है, इनका इलाज नहीं हो सकता है। तुम्हें तो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी और के साथ सोना ही पड़ेगा। अब भी वक्त है, मान जाओ, और मैं इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी तैयार हूँ। कर्ण सोनाली की तरफ देखते हुए बोला, कमीने, मैं कहती हूँ तू चला जा यहाँ से, नहीं तो। सोनाली एक बार फिर कर्ण को मारने के लिए लपकी। तभी कर्ण फुर्ती से कमरे से बाहर चला गया और कर्ण के पीछे पीछे राजू भी कमरे से बाहर निकल गया। सोनाली बेड के कोने पर बैठकर सुबकने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजू व कर्ण एक कार में बैठे थे और कार एक तरफ तेज गति से दौड़ती चली जा रही थी। कार को कर्ण ड्राइव कर रहा था। काफ़ी देर से कार में किसी के भी ना बोलने से सन्नाटा पसरा हुआ था।
आखिर इस सन्नाटे को तोड़ते हुए राजू बोला, यार कड़, तू चिंता ना कर, 2-4 दिन में यह लाइन पर आ जाएगी। पीछे माँ सब संभाल लेगी। यार इसमें गुस्सा बहुत है, मुझे नहीं लगता यह हमारी बात मानेगी। कड़ एक मोड़ पर गाड़ी को टर्न करते बोला, यार तेरे को कुंडी खुली नहीं छोड़नी चाहिए थी। सोनाली को मैं धीरे धीरे अपने आप मना लेता। अभी तो उसने पैक भी पीना शुरू नहीं किया था और तुमने जल्दबाजी कर दी। राजू कड़ की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या करें, मुझे नहीं लगता अब वो यहाँ रुकेगी। कड़ बोला, तू चिंता ना कर, माँ सब ठीक कर देगी। पैसे में बड़ी ताकत होती है, जब तक हम घर जाएंगे सब सेट हो जाएगा। यार मैंने गरीब घर में शादी कुछ सोच कर ही की है, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। राजू कड़ की तरफ देखते हुए बोला, यार किसी भी तरह सोनाली को यहीं रखना, भेजना मत। कड़ बोला, तू चिंता ना कर, माँ सब संभाल लेंगी। राजू कड़ को हौसला देते हुए बोला, चल यार कहीं बिस्की पीते हैं, साला सारा मूड खराब कर दिया। यह कहते कड़ ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। सोनाली अभी भी सुबक रही थी, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। कमरे में किसी के कदमों की आहट हुई तो सोनाली ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने उसकी सास माया देवी खड़ी थी। सोनाली अपनी सास को देखकर और ज़्यादा भावुक हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माया देवी ने सोनाली के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी मत रो, हम औरत हैं, हमें कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। शायद हम औरतों के भाग में यही लिखा है। सोनाली घोर आश्चर्य के साथ माया देवी को देखने लगी। हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ, हम औरतों को शायद ज़िंदगी में समझौते करने के लिए ही पैदा किया जाता है। माया देवी यह कहते हुए सोनाली के पास बैठ गई। सोनाली ने माया देवी की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ बेटी। नहीं माँ जी, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूँगी। सोनाली अपनी बात पर जोर देते हुए थोड़ा सख्ती से बोली, बेटी सोनाली, घर की इज्जत का सवाल है, तुम चाहो तो राजू के बड़े भाई महेंद्र। अभी माया देवी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सोनाली बीच में बोल पड़ी, माँ जी यह कभी नहीं होगा। मुझे हैरानी है माँ जी, जब आप सब कुछ जानती थी तो आपने अपने बेटे की शादी क्यों की? आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। बेटी शादी तो करनी थी, बेटे राजू के हिस्से करोड़ों की संपत्ति आती है। मैं सोचती थी कि उसका अभी घर बस जाए और उसके आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजे। बेटी समझो, यह सब संपत्ति अब आपकी है। घर की इज्जत की खातिर मान जाओ और घर की बात घर में निपटा लेते हैं। माया देवी ने प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं माँ जी, हम गरीब हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपकी हर गलत बातें मान लूँगी। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं इन गलत बातों में आपका साथ नहीं दूँगी। मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। सोनाली ढीठता से बोली, बेटी सोच लो, करोड़ों। नहीं माँ जी, मेरा फैसला अटल है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अगर आप लोग मेरे से ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूँगी और आप सबको गिरफ्तार करवा दूँगी। सोनाली की बात सुन माया देवी के चेहरे पर पसीना आ गया और वह पुलिस कंप्लेन की बात सुनकर अंदर ही अंदर घबरा गई। सोनाली बेड से खड़ी होकर अपना सामान पैक करने लगी। सोनाली के पिता मुकेश कुमार एक छोटे से कस्बे नुमा शहर रामपुर में रहते थे और शहर में ही एक छोटी सी टेलर की दुकान चलाते थे। घर की हालात इतनी अच्छी नहीं थी। सोनाली की माँ शांति देवी भी टेलर के काम में घर पर ही हाथ बटाती थी और पैजामे कुर्ते घर पर सिल देती थी। सोनाली से छोटा एक उसका भाई था राजन, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ता था। सोनाली ने इस वर्ष बीए किया था। सोनाली पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। 10वीं और 12वीं में जिला टॉप किया था। जयपुर से एक अमीर घर से रिश्ता आने पर मुकेश ने सोनाली की शादी का फैसला लिया था। मुकेश सोचते थे सोनाली अमीर घर में जाएगी तो सुखी रहेगी। जयपुर में 2 भाई थे, महेंद्र व राजू।
महन शादीशुदा था और छोटा भाई राजू कुंवारा था। घर में एक उनकी माता थी। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी शहर में 3-4 फैक्ट्री थी और साथ गांव में करीब 400 एकड़ कृषि भूमि थी। हालांकि सोनाली अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह आईपीएस की तैयारी करे, मगर घर वालों के दबाव में उसकी नहीं चली। घर वालों का तर्क था कि शादी के बाद भी यह सब कर सकती हो, मगर अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। सोनाली ने सभी परिवार वालों के दबाव में शादी कर ली। सोनाली का परिवार यही सोच रहा था कि सोनाली अमीर परिवार में गई है और बहुत खुश है। दोपहर का समय था। मुकेश घर दोपहर का खाना खाने आया था। वह बाहर आंगन में चारपाई पर बैठ गया और उसने आवाज़ लगाकर शांति को खाना लाने को कहा। शांति ने खाना दिया और चारपाई के पास ही एक कोने पर बैठ गई। रोटी का निवाला तोड़ते हुए मुकेश बोला, हर बेटी की अपनी तकदीर होती है। देख शांति, हम कितने गरीब हैं, फिर भी हमारी सोनाली का रिश्ता कितने अमीर परिवार से आया। हमारी बेटी वहाँ सारी उम्र धन दौलत से खेलेगी। अरे 2 ही लड़के हैं और करोड़ों की जायदाद है। सच में सोनाली ने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे, तभी उसे ऐसा अमीर घर मिला है। आप सही कहते हैं जी, हमारी सोनाली अब पैसों में खेलेगी और रानी बनकर रहेगी। हमारा जमाई राजू भी सीधा इंसान है। आप देख लेना, घर में सोनाली की ही चला करेगी। शांति देवी मुकेश की तरफ देखते हुए बोली, दामाद जी के भाई महेंद्र जी भी अच्छे इंसान हैं। मेरी उनसे बात हुई थी। मैं तो ईश्वर का शुक्र करता हूँ जो हमें इतना अच्छा परिवार मिला। मुकेश रोटी का निवाला मुंह में डालते हुए बोला, सही कह रहे हैं आप। शांति देवी ने मुकेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अब तो बस राजन की फिक्र है, वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मुकेश बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। राजन पढ़ लिख कर नौकरी लग जाए, फिर हमारी टेंशन दूर हो जाएगी। शांति देवी बोली। बातें करते करते ही मुकेश ने खाना खा लिया और शांति देवी झूठे बर्तन उठाकर ले गई। ठीक है शांति, मैं दुकान पर जाता हूँ, दुकान पर आज काम है। यह कहते हुए मुकेश घर के मेन दरवाजे की तरफ चल पड़ा। शांति देवी घर पर सिलाई कर रही थी और राजन अपने पिता का हाथ बटाने के लिए दुकान पर चला गया था। दोपहर ढल चुकी थी। तभी शांति देवी को महसूस हुआ कि किसी ने बाहर दरवाज़ा खटखटाया है। शांति देवी काम छोड़कर दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा खोलते हुए बोली, कौन है? दरवाज़ा खोलते ही शांति देवी स्तंभ रह गई, क्योंकि सामने हाथों में बैग लिए सोनाली खड़ी थी। एकदम दरवाजे पर सोनाली को देखकर शांति देवी हैरान थी, क्योंकि शांति देवी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सोनाली यूँ अचानक बिना सूचना के अकेली आएगी। शांति देवी अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी और गहरी सोच में डूब गई थी। अरे माँ, अंदर तो आने दे या बाहर ही रोके रखेगी? सोनाली अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली। शांति देवी को अचानक स्थिति का एहसास हुआ तो वह हड़बड़ाकर दरवाजे से एक तरफ हट गई और सोनाली घर में प्रवेश कर गई। शांति देवी ने दरवाजे की फिर से कुंडी लगा दी और पानी लेने के लिए रसोई की तरफ बढ़ गई। सोनाली कमरे की तरफ चल पड़ी। शांति देवी ने सोनाली को पानी का गिलास दिया। सोनाली पानी पीने लगी। तभी शांति देवी से रहा नहीं गया। उसने सोनाली की तरफ प्रश्नों का बौछार कर दी। अकेली कैसी आई हो? दामाद जी साथ नहीं आए और बिना सूचना? क्या बात हुई है? सब ठीक तो है ना? पानी पीने के बाद सोनाली ने गिलास जमीन पर रखा और अपनी माँ की तरफ देखा। सोनाली की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वह जोर से सुबकने लगी। अरे क्या हुआ सोनाली? रोने क्यों लगा मेरा बच्चा? यह कहते हुए शांति देवी ने सोनाली को खींचकर गले से लगा लिया। शांति देवी से चिपककर सोनाली और जोर से रोने लगी। शांति देवी की आंखों में भी आंसू छलछला उठे। शांति देवी सोनाली को गले लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। शांति देवी ने सोनाली के रोते हुए चेहरे को अपने हाथों में लिया और एक हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी बेटी कोई बात तो बता, जब से आई है बस रोए ही जा रही है। कुछ बता तो सही, क्या हुआ? दामाद जी ने कुछ कह दिया या सास ने कहा है? माँ, सोनाली फिर अपनी शांति देवी से चिपकते हुए बोली।
शांति देवी कुछ एहसास हो चुका था कि बात जरूर गंभीर है, इसलिए सोनाली इतना रो रही है। शांति देवी ने प्यार से सोनाली को सहलाते हुए कहा, सोनाली बेटा क्या हुआ, कुछ बता भी सही। माँ वो राजू? कौन, दामाद जी? शांति देवी के शब्दों में उत्सुकता थी। हाँ वो नपुंसक है, सोनाली लड़खड़ाती शब्दों में बोली। क्या? शांति देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ माँ, मैं नपुंसक के साथ भी जिंदगी काट लूँ और मैं यह भी सहन कर लूँ कि वो मेरे ही कमरे में और मेरे ही बेड पर अपने दोस्त से संबंध बनाए, मगर माँ मैं यह सहन नहीं कर सकती थी वो मुझे अपने दोस्त या बड़े भाई से संबंध बनवाकर बच्चा देने की बात करे। राजू चाहता है कि मैं उसके दोस्त या बड़े भाई से संबंध बना लूँ और उस घर की इज्जत की खातिर एक बच्चा पैदा करूँ। माँ मैं मर जाऊँगी मगर ऐसा कभी नहीं करूँगी, सोनाली शुबकते हुए बोली। बेटी यह तू क्या कह रही है? शांति देवी घोर आश्चर्य से बोली। हाँ माँ मैं सही कह रही हूँ। शांति देवी ने सोनाली की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह गहरी सोच में डूबती चली गई। सोनाली अपनी माँ से चिपक कर अभी भी रो रही थी। शाम का समय था, अंधेरा होने को था, बाजार बंद होने लगा था। मुकेश ने भी अपनी दुकान को ताला लगाया और राजन के साथ घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मुकेश ने दरवाज़ा खटखटाया। तभी कुछ पल बाद ही दरवाज़ा खुला। मुकेश के सामने सोनाली खड़ी थी। सोनाली को देख मुकेश को घोर आश्चर्य हुआ और उसके मुंह से निकला, सोनाली तुम? यह बोलते हुए राजन व मुकेश घर में प्रवेश कर गए, मगर मुकेश के चेहरे पर अभी भी घोर आश्चर्य पसरा हुआ था। सोनाली बेटा तुम अचानक, क्या बात, कोई फ़ोन न इतला? मुकेश चारपाई पर बैठते हुए बोला। सोनाली ने मुकेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह माँ शांति देवी की तरफ देखने लगी। शांति देवी हाथों में पानी का गिलास लिए सामने खड़ी थी। मुकेश ने पानी का गिलास पकड़ा और एक सांस में ही खाली कर दिया। वह फिर सोनाली से मुखातिब हुआ और बोला, सोनाली बेटा मुझे लगता है तुम नाराज़ होकर आई हो, या दामाद जी ने कुछ कह दिया? सोनाली ने फिर कुछ नहीं बोला तो मुकेश के चेहरे पर कुछ गुस्सा झलकने लगा। उसने कठोर शब्दों में कहा, बेटा भगवान ने तुम्हें इतना अमीर परिवार दिया है कि तुम हमेशा रानी बनकर रहोगे और आज अचानक तुम्हारा यूँ अकेले आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बात है, तुम बताती क्यों नहीं? बताओ बेटा क्या बात है? जैसे ही मुकेश ने अपनी बात पर जोर दिया, सोनाली की आंखों में आंसू तैरने लगे और दो बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर लुढ़कने लगी। अरे क्या हुआ सोनाली बेटा, तुम रोने लगी? आखिर बात क्या है, कुछ बताओगी भी या? मुकेश झुंझला कर बोला। तभी शांति देवी बोली, आप अंदर आए राजन के पापा, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। यह कहते हुए शांति देवी कमरे की तरफ चल दी और मुकेश भी शांति देवी के पीछे पीछे कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर धीमी आवाज़ में कुछ बताने लगी, जबकि राजन व सोनाली बाहर चारपाई पर बैठ गए। सोनाली अभी भी सुबक रही थी। शांति देवी जैसे जैसे बात मुकेश को बताती गई, मुकेश के चेहरे के भाव बदलते गए। मुकेश के चेहरे पर गहरी पीड़ा के भाव उमड़ आए। पूरी बात सुनने के बाद मुकेश की आंखें भी भर आई और वह बाहर आकर सोनाली के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, सोनाली बेटी मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं अमीरी के चक्कर में लड़के की पूरी इंक्वायरी करना भूल गया, जबकि एक बाप को बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ पैसा ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि लड़के का चाल चलन और परिवार के बारे में भी जांच पड़ताल करनी चाहिए, जो मैंने नहीं की। बेटी क्षमा कर दे मुझे। नहीं पिताजी, इसमें आपका क्या कसूर, आपने तो मेरे भले के लिए सब किया था। मगर यह कहते हुए सोनाली जोर से रो पड़ी और मुकेश के गले लग गई। सोनाली को गले लगाकर मुकेश भी जोर जोर सुबकने लगा और शांति देवी व राजन की आंखों में भी आंसू झलकने लगे। सोनाली के घर चले आने पर कुछ दिन बाद उसे लेने महेंद्र व उसकी माँ माया देवी मुकेश के घर पहुँची। रविवार का दिन था, इसलिए मुकेश घर पर ही था। आंगन में दो चारपाई पड़ी थी, सभी लोग चारपाई पर ही बैठ गए। महेंद्र ने बातों का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, अंकल कोई छोटी मोटी बात राजू व सोनाली में हो गई है तो उस पर पर्दा डालो और सोनाली को घर भेजो, यूँ वो अपने मैके कब तक बैठी रहेगी।
बेटे राजू ने तो सोनाली के नाम से एक बड़ा सा स्कूल खोलने का मन बनाया है, जिसका डायरेक्टर उसने सोनाली को बनाने का सोचा है। भाई साहब, बच्चों से गलती हो जाती है मगर बड़े क्षमा करते हैं। माया देवी शांति देवी की तरफ देखते हुए बोली। मुकेश व शांति देवी चुप थे, मगर उनके चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। मुकेश ने माया देवी की बात पूरी होते ही दो टूक कहा, सोनाली कोई गाय या बकरी नहीं जो अब मैं आपके साथ भेज दूं। सोनाली अब आपके घर कभी नहीं जाएंगी, यह हमारा पक्का फैसला है। भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, माया देवी थोड़ा सा सख्त लहजे में बोली। बहन जी, कठोर बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है राजू के बारे में, महेंद्र व आपको सब पता है, और ज़्यादा आप मेरा मुंह ना खुलवाए तो अच्छा रहेगा, मुकेश गुस्से से बोला। मुकेश के शब्द सुन महेंद्र व माया देवी के माथे पर पसीने की बूंदें साफ छलकने लगी। मेरा आपको सलाह है, आप आज रजामंदी से तलाक व हमारी शादी में लगा खर्चा लौटा दें, नहीं तो। मुकेश फिर गुस्से में बोला। मुकेश की बात सुन माया देवी व महेंद्र चुप रहे और जमीन की तरफ ताकने लगे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके साथ साथ उस कड़ के बच्चे को भी छोड़ूंगा नहीं। बेहतर इसी में है आप चुपचाप तलाक दें और शादी का खर्चा वापस करें। मुकेश फिर बोला। भाई साहब, हम माफ़ी मांगते हैं, माया देवी हाथ जोड़कर बोली। आपके माफ़ी मांगने से राजू ठीक हो जाएगा? मुकेश माया देवी की तरफ देखते हुए बोला। बहन जी, यह सच्चाई है, राजू घर नहीं बसा सकता और ऐसे नर्क में मैं अपनी बेटी को कभी नहीं भेजूंगा। यह मेरा अटल फैसला है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आज ही आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगा। अब आप सोच लो, मुकेश झीड़ता से बोला। मुकेश की बात सुन माया देवी ने महेंद्र की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई और फिर महेंद्र बोला, ठीक है अंकल, जैसा आप बोलते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। आप जो चाहते हैं वो हम करेंगे। मैं कल वकील से बात कर तलाक के कागजात तैयार करवाता हूँ। ठीक है अंकल, हम चलते हैं। महेंद्र यह बोलते हुए चारपाई से उठ खड़ा हुआ, साथ ही माया देवी भी खड़ी हो गई। दोनों ने हाथ जोड़कर मुकेश व शांति देवी का अभिवादन किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही महेंद्र व माया देवी घर से बाहर निकले, सोनाली व राजन कमरे से बाहर आ गए। सोनाली की आंखों में आंसू थे। उसने आंसुओं भरी आंखों से अपने पिता की तरफ देखा तो मुकेश व शांति देवी की आंखों में भी आंसू छलछला उठे। मुकेश ने सोनाली को गले लगाते हुए कहा, बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, कोई कसाई नहीं जो तुझे वापस उस नर्क में भेजता। मुझे रुपए पैसों से पहले तेरी खुशियाँ चाहिए। पापा, सोनालिया कहते हुए अपने बाप से चिपक गई, जबकि शांति देवी उसकी पीठ सहलाने लगी। पास ही खड़े राजन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सोनाली व राजू की सहमति से कोर्ट में तलाक की एप्लीकेशन फाइल की गई, जिसमें कोर्ट ने कुछ दिन आपसी समझौता के प्रयास किए तथा तलाक को रोकने की कोशिश की, मगर दोनों पार्टियों के आग्रह पर कोर्ट ने 3-4 तारीखों के बाद तलाक मंजूर कर दिया। महेंद्र ने शादी में लगे खर्च की लिस्ट लेकर वह पैसा भी मुकेश को दे दिया। राजू से तलाक मिलने पर सोनाली काफ़ी खुश थी, मगर मुकेश व शांति देवी थोड़ा परेशान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में सोनाली की शादी को लेकर उनके सामने दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी उन्हें खुशी थी कि सोनाली का उस नर्क से पीछा छूट गया। शाम का समय था। मुकेश व राजन दुकान मंगल कर अभी घर पहुँचे ही थे। राजन कमरे में बैठकर पढ़ने लगा था और सोनाली रसोई में शाम का खाना बना रही थी। हाथ मुंह धोकर मुकेश बाहर चारपाई पर ही बैठ गया और शांति देवी उसके पास बैठ गई। मुकेश शांति देवी की तरफ देखते हुए बोला, सोनाली के लिए एक रिश्ता आया है, कहो तो बात चलाऊं। लड़का कहाँ रहता है और क्या करता है? शांति देवी ने एक साथ 2 सवाल दाग दिए। सरकारी नौकरी है, मुकेश खुशी के साथ बोला। सरकारी नौकरी? शांति देवी ने खुश होते हुए थोड़ा जोर से बोली, हाँ सरकारी नौकरी है। मगर यह कहते हुए मुकेश अचानक चुप हो गया और उसके चेहरे पर कुछ मायूसी के भाव उभर आए। मगर क्या? शांति देवी ने उलझन भरे शब्दों में कहा। लड़का दूजवर है, उसके 2 बच्चे हैं। क्या? हाँ शांति, लड़के की पत्नी मर चुकी है और बच्चे छोटे हैं और लड़के की उम्र 35 साल के करीब है। यह कहते हुए मुकेश के चेहरे पर मायूसी के भाव भरे। शायद उसे खुद भी यह रिश्ता नागवार गुजर रहा था। उम्र भी ज़्यादा है और 2 बच्चे। शांति देवी मायूसी से बोली, मगर क्या?
शांति देवी उत्सुकता भरे शब्दों में बोली। लड़का पुलिस में छोटा थानेदार है। यह बोलते हुए मुकेश के चेहरे पर थोड़ी चमक उभर आई। थानेदार? शांति देवी के मुंह से निकला। हाँ, और है भी जयपुर में। नौकरी तो ठीक है। शांति देवी के चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए। फिर करना सोनाली से बात, अगर वो मान जाए तो। ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ। यह कहते हुए शांति देवी उठी और रसोई की तरफ चल पड़ी। मुकेश चारपाई पर लेट गया। सोनाली रसोई में आटा गूंथ रही थी और गैस पर उसने बनने के लिए सब्जी चढ़ा रखी थी। शांति देवी सोनाली के पास पहुंची और बोली, सब्जी बन गई बेटी? माँ, बस अभी बन जाती है और आटा भी गूंथ लिया है। क्या पापा रोटी मांग रहे हैं? सोनाली बोली। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। शांति देवी बोली। बेटी एक बात करनी है। बोलो माँ। बेटी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का थानेदार है जयपुर में। शांति देवी यह कहते हुए सोनाली के चेहरे को गौर से देखने लगी। शायद वह चेहरे पर आने वाले भाव को पढ़ना चाहती थी। माँ एक बात बोलूँ? सोनाली अपनी माँ के चेहरे को तरफ देखते हुए बोली। अरे पहले पूरी बात तो सुन ले। बता। माँ, लड़के थोड़ा सा उम्र में बड़ा है, तेरे से करीब 15 साल बड़ा है। उसकी उम्र करीब 35 साल है और उसके 2 बच्चे भी हैं, मगर अभी छोटे हैं। थानेदार की पत्नी अभी कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हुई है। शांति देवी ने अपनी बात पूरी की। शांति देवी की बात सुन सोनाली का चेहरा भावहीन बना रहा। सोनाली ने अपनी माँ की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, आपको ये रिश्ता पापा ने बताया है ना? हाँ, उन्होंने अभी बताया। ठीक है, तो मैं पापा से बात कर लूँगी। सोनाली अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली। पापा से बात करेगी? हाँ माँ, अब मैं संकोच नहीं करूँगी और आपके सामने ही पापा से बात करूँगी। यह कहते हुए सोनाली उबलती हुई सब्जी में कड़छी मारने लगी और शांति देवी उसके हैरानी से देख रही थी। मुकेश ने खाना खाकर बर्तन ज़मीन पर रख दिए और फिर से चारपाई पर सीधा हो गया। सोनाली बर्तन उठाने के लिए चारपाई के पास पहुंची और बर्तन उठाते हुए मुकेश से बोली, पापा। बोलो बेटी, क्या बात है? पापा, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ बेटी। यह कहते हुए मुकेश चारपाई पर उठकर बैठ गया। पापा, मैं IAS की परीक्षा देना चाहती हूँ। मैं आपसे ज़्यादा नहीं, अपने लिए केवल 2 साल मांगती हूँ। 2 साल में कुछ ना बन पाई तो आप मेरी जिस मर्जी से शादी कर देना, मैं कर लूँगी। यह बोलते हुए सोनाली काफ़ी भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू छलछला उठे। उसने कहना जारी रखते हुए कहा, पापा, क्या आप नहीं चाहते मैं ऑफिसर बनूं? पापा, मैं एक बात का वचन देती हूँ, आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। पापा प्लीज़, मुझे सिर्फ 2 साल दे दो। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। आप कहेंगे तो मैं किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लूँगी और आपका खर्चा भी नहीं करवाऊँगी। प्लीज़ पापा, 2 साल दे दीजिए। मैं किसी बड़े शहर में कोचिंग के लिए भी नहीं जाऊँगी और ऑनलाइन ही तैयारी कर लूँगी। आप मुझे केवल 2 साल दे दें। सोनाली को गौर से देख रहे मुकेश की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बेटी, मैं पहले ही एक गलती कर चुका हूँ, अब और गलती नहीं करूँगा। तुम ऑफिसर बनना चाहती हो ना? फिर बनो ऑफिसर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कर्जा उठाकर भी तुम्हें कोचिंग कराऊँगा। तुम चिंता ना करो। अगर तुम्हारी कोचिंग के लिए मकान भी गिरवी रख कर कर्जा उठाना पड़े तो पीछे नहीं हटूँगा। अब तो सोनाली को अफसर बनाकर ही दम लूँगा। पिता मुकेश की बात सुन सोनाली की खुशी का ठिकाना न रहा और वह हमारी खुशी के रोते हुए अपने पिता से चिपक गई। पीछे शांति देवी खड़ी थी, उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू टपकने लगे। और फिर क्या था, सोनाली ने दिन रात एक करके IPS बन गई। घर में दिवाली के त्यौहार जैसा माहौल था। मुकेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और हो भी क्यों ना, उसकी लाडली बिटिया IPS ऑफिसर बन चुकी थी। शहर के सभी लोकल समाचार पत्रों ने सोनाली के IPS बनने के समाचार प्रकाशित किए और सोनाली के पिता को पूरे शहर से बधाई मिल रही थी। मुकेश आज बहुत खुश थे। शांति देवी का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। मुकेश, शांति देवी, सोनाली व राजन सभी बाहर आंगन में बैठे थे। खैर, सोनाली की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और उसे हरियाणा स्टेट अलॉट हुआ था। सोनाली को हिसार जिले का FC लगाया गया था। सोनाली ने अपना चार्ज संभाल लिया था। सोनाली का एक बड़ा सा ऑफिस था जिसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत रिवॉल्विंग चेयर रखी थी। सोनाली पुलिस की वर्दी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। पहली पोस्टिंग पर सोनाली के पापा मुकेश, शांति देवी व राजन भी हिसार आए थे। सोनाली अपने परिवार के साथ पहुंच जैसे ही चेयर पर बैठी तो सोनाली सहित पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ गए। शांति देवी से रहा नहीं गया तो उसने सोनाली की नज़र उतारी।
इसके बाद मुकेश, शांति देवी व राजन सरकारी कोठी में आ गए, जबकि सोनाली अपने अधिकारियों की मीटिंग लेने लगी। मीटिंग के बाद सोनाली ने सभी शिकायतें मंगाई और स्वयं जांचने लगी। तभी सोनाली ने बेल बजाई तो एक इंस्पेक्टर ने अंदर आते ही सैल्यूट किया और बोला, जी मैम, यह फाइल लो और सभी दोषियों को कल बुला लो, यह इंक्वायरी मैं स्वयं करूंगी। सोनाली कड़क आवाज़ में बोली, जी मैम। यह कहते हुए फाइल लेकर इंस्पेक्टर चला गया। सोनाली अन्य शिकायतें पढ़ने लगी और विभिन्न पुलिस थानों को मार्क करने लगी। सोनाली को इंस्पेक्टर ने अंदर आकर बोला, वो इंक्वायरी वाले सभी संबंधित लोग आ चुके हैं, पहले किसे बुलाऊं? मैम, पहले पीड़ित लड़की को बुलाओ। इंस्पेक्टर बाहर गया तो एक दुबली पतली सी लड़की अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो लड़की सोनाली के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मैडम, मेरी शादी 6 महीने पहले हुई थी। मेरा पति नामर्द है, मगर ससुराल वालों ने शादी में यह बात हमसे छुपाई और शादी के बाद मुझे पता चला उनके कई लड़कों से संबंध है। उन्होंने मुझे कई बार अपने दोस्त से संबंध बनाने पर मजबूर किया। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे कुछ नशीली चीज़ खिला दी और मेरे जेठ ने बलात्कार किया। मेरी सास चाहती है मैं घर की इज्जत की खातिर जेठ से बच्चा पैदा करूं। मैंने थानेदार साहब सारी बात बताई, मगर उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मुझे ही पुलिस वाले डरा धमका रहे हैं। मैं बेहद गरीब परिवार से हूँ और ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। उन्होंने थानेदार को पैसा खिला दिए हैं। मैडम, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी कार्रवाई अवश्य होगी। यह कहते हुए सोनाली ने बेल बजाई तो एक इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, जी मैम, सभी को अंदर भेजो और इस केस के आईओ को भी अंदर भेजो। जैसे ही सभी लोग अंदर आए, सोनाली उनको देखकर स्तंभ रह गई। उसके सामने माया देवी, महेंद्र, राजू व कर्ण खड़े थे। सोनाली ने उन्हें झट से पहचान लिया था। सोनाली को देखते ही माया देवी, महेंद्र, राजू व कर्ण के भी रोंगटे खड़े हो गए। उनसे कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। सोनाली आईओ को तरफ देखते हुए बोली, कार्रवाई में इतनी देर क्यों? मैडम, यह मामला मुझे झूठा लग रहा है। थानेदार बोला, कितने पैसे लिए इस केस को रफा दफा करने के लिए? सोनाली कड़क आवाज़ में बोली, नहीं मैम। थानेदार कुछ हड़बड़ा सा गया। इन्होंने पहले भी एक लड़की से ऐसा करने की कोशिश की थी। पूछो जरा इनसे, ये सच है या झूठ है? थानेदार ने आरोपियों की तरफ देखा। सभी ने नजरें झुका ली। हिम्मत करके माया देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा सोनाली, हमें माफ़ कर दे। सोनाली गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मैं तो तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ, मगर इस लड़की के साथ जो किया है उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। माया देवी इस लड़की की तरफ पलटी और रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। सोनाली ने बेल बजाकर हेडक्वार्टर डीएसपी को अंदर बुलाया और बोली, इस थानेदार को सस्पेंड करो और आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पीड़ित को न्याय दो। शाम को इस केस की पूरी रिपोर्ट देना। सभी लोग ऑफिस से बाहर निकल आए। सस्पेंड हुए थानेदार के मुंह पर हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शाम को घर पहुंचते ही सोनाली ने सारी बात अपने पिता व माँ को बताई तो उन्होंने कहा, बेटी, तुमसे हम यही उम्मीद करेंगे कि तुम हर पीड़ित को न्याय दिलाओगी। जरूर पिताजी, सोनाली बोली। बेटी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, शांति देवी बोली। क्या माँ? सोनाली ने पूछा। हिसार के डीसी पंकज कुमार का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अभी भी उनके पिता माता तुम्हारा हाथ मांगने आए थे, शांति देवी बोली। शांति देवी की बात सुन सोनाली शर्मा गई और उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में एक एसपी और एक डीसी होगा। सच में शांति देवी, हम बहुत लकी हैं, मुकेश बोला। सोनाली शर्मा कर अपनी माँ के गले लग गई। सोनाली को शर्माते देख शांति देवी व मुकेश के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। फिर कुछ दिनों बाद सोनाली और पंकज की शादी हो जाती है। फिर दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।